हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? कहाँ तक पहुंचे भाई? टक्कर पड़ रहे थे। हेड ऑन कोलिजन पढ़ लिया था हमने। तो हेड ऑन इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक सब बता दिया था मैंने। हेड ऑन कोलिजन की प्रॉपर्टी हमारी हो गई थी। क्वेश्चन कर रहे थे इसमें। कुछ दिया था मैंने। मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ दिया था मैंने, जो मुझे ही करना होगा अब। चलो, एक भी नहीं किया था, इलास्टिक भी नहीं किया था। इलास्टिक वाला कर लिया था। इलास्टिक के दो पार्ट कर लिए थे। चलो, क्वेश्चन क्या था देख लो साहब। ये क्वेश्चन क्या था कि एक M1 वाला दौड़ता दौड़ता आता था और M2 वाला बैठा हुआ था। ये इससे टकराता था और टक्कर के बाद में क्या होता था साहब? ये बोला था कि पहले वाले की वेलोसिटी 1/3 हो गया। पहले वाले का वेलोसिटी इनिशियल का 1/3। तो आपसे बोला मास का रेशो बताओ। आपसे बोला दूसरे की वेलोसिटी बताओ। आपसे बोलता है रिमेनिंग पार्ट बताओ। आपसे बोला ट्रांसफर पार्ट बताओ। कब टक्कर इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए दो क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिए थे। बाकी भी देखो साहब, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो यहां पर V1 का फॉर्मूला आपको पता है। V1 का फॉर्मूला था M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसमें U2 जीरो है साहब। V1 कितना है साहब? U1/3। ये M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। ये U1 से U1 कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो 2:1 आया था। ये कल हो गया था हमारा, है ना? ये पहला क्वेश्चन हो गया था। दूसरा जो है ना, आपसे बोल रहा है V2 बताओ। तो V2 निकालने के एक तो तरीका कि V2 वाला फॉर्मूला लगाओ, है ना? और दूसरा तरीका न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन से बनाओ। तो न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन से बनाया था मैंने। ये माइनस ई बराबर क्या बोलेंगे? V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1 बोलोगे भाई। इलास्टिक कोलिजन तो ई का वैल्यू कितना होगा? 1। अभी ई बराबर 1 होगा, है ना? ये U2 बराबर कितना होगा? 0। इसी में डाटा रख दो। ये V2, V1 कितना है साहब? U1/3। ये 0 माइनस U1, तो ये आया था 4U/3। और 4U1/3 मतलब प्लस आएगा भाई। अबे पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मतलब ये देखो इसी की डायरेक्शन में जाएगा। इसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है ना, तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। ये दो क्वेश्चन तो कल हो गए थे हमारे। तीसरा वाला ट्रांसफर पार्ट बोला कि रिमेनिंग पार्ट बोला? अब ट्रांसफर पार्ट निकालना मैंने बताया था। इलास्टिक कोलिजन है, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था साहब कि पहले वाले का लॉस बराबर दूसरे वाले का गेन। तो यहां पर पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और फाइनल दिया हुआ है, तो दूसरे से पूछो ही मत ना। अबे तुम्हें पता है यहाँ पहला वाला झूठ नहीं बोलेगा। पहले वाला जितना पहले वाले का लॉस होगा उतना दूसरे वाले का गेन होगा। तो दूसरे को पूछने की जरूरत कहाँ है? पहले वाले से पूछ लो। तो पहले वाले का लॉस, पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी का लॉस डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा बोलोगे ना? अब पहले वाले का लॉस बोले तो कितना? पहले वाले का यहां पर इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल, ये हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं U2 जीरो है, तो ट्रांसफर पार्ट कितना आ जाएगा? 1 माइनस V1 अपॉन U1 का स्क्वायर। क्वेश्चन में V1 दिया हुआ है। V1 कितना है? U1/3। ये सॉल्व करोगे 1 माइनस 1/9, 8/9 आएगा सर। 8/9 पार्ट ट्रांसफर होगा। 8/9 पार्ट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट निकालने का तरीका क्या? रिमेनिंग पार्ट भैया पहले वाले का फाइनल डिवाइडेड बाय टोटल। पहले वाले का फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल। अब पहले वाले का फाइनल बोलो तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे हाफ M1 V1 स्क्वायर। टोटल कितना होगा? ये होगा हाफ M1 U1 स्क्वायर। ये M2 U2 स्क्वायर तो जीरो होगा, तो ये आ गया V1/U1। V1/U1। अब क्वेश्चन में V1 गिवन है, U1/3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/9। 1/9। ये तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, ये तो पता है कोई लॉस नहीं होता है। 8/9 पार्ट ट्रांसफर होगा तो रिमेनिंग 1/9 तो बचेगा। रिमेनिंग 1/9 बचेगा। तो ये दो तो अपन ने कल कर लिए थे, ये दो मैंने आज बता दिए। अब दूसरा है साहब इनइलास्टिक कोलिजन। दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें भी ये चार बातें पूछिए।
इन इलास्टिक कोलिजन में भी ये 4 बातें पूछी गई हैं, यही डाटा है, सब कुछ यही है। तो अब इन इलास्टिक कोलिजन में V1 का फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है M1 माइनस ई M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस ये आएगा 1 प्लस ई M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, है ना। ये U2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अब डाटा रख के सॉल्व कर लो। E.5 दिया था मैंने क्वेश्चन में, E.5 दिया था। ये V1 है साहब U1/3, ये M1 माइनस 0.5 टाइम्स ऑफ M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये U1 हो गया साहब। ये U1 से U1 कैंसिल, ये सिंप्लीफाई करें तो M1 प्लस M2 बराबर 3M1 माइनस 1.5 M2, और सॉल्व करेंगे तो 2M1 बराबर 2.5 M2। तो आप देखो M1 और M2 का रेशो कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। अरे 5:4 आ जाएगा। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है और यही सारा काम होता है तो रेशो आएगा साहब 5:3, 5/3, 5/4। ऑनलाइन वालों रेशो 5/4। पहले क्वेश्चन का आंसर 5/4। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में भी न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन पे आ जाओ। भाई हेड ऑन में तो झगड़ा ही नहीं है ना, जिस लाइन में चलता है उसी में न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन लगता है। ये होता है V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1। तो E का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 0.5, ये U2 कितना है? 0, U1 है ना। ये V2 निकालना है, और V1 कितना है साहब? U1/3 है। ये U1/3 मैग्नीट्यूड प्लस रख दिया साहब। ये सॉल्व कर लो, इधर ले आओ साहब। ये था कितना? माइनस माइनस प्लस, ये U1/2 वो U1/3, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? V2 बराबर एक आ रहा है U1/3 प्लस U1/2। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 5/6 U1। होगा कि नहीं होगा? आंसर आएगा 5/6 U1। आंसर 5/6 U1। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? अभी बात पकड़ में आ रही है। ये V2 का वैल्यू आ गया 5/6 U1 और प्लस आ रहा है, देखो प्लस, प्लस मतलब उसी की डायरेक्शन में जाएगा। अब ट्रांसफर पार्ट और रिमेनिंग पार्ट। अब ट्रांसफर पार्ट और रिमेनिंग पार्ट इन इलास्टिक कोलिजन में मुझे एक बात तुरंत बताओ, क्या पहले वाले का लॉस दूसरे वाले के गेन के बराबर होगा? नहीं होगा। तो क्या पहले से पूछोगे? अरे दूसरे से पूछोगे अब तो है। वो जिसको मिला उसी से पूछोगे, बता कितना मिला, है ना। तो कैसे पता लगाओगे वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? आप देखोगे पहले उसका कितना था और अब कितना हो गया। तो यहां पर क्या बोलेंगे? गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या होगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड वाले का गेन कितना? ये होगा हाफ M2V2² माइनस हाफ M2U2² डिवाइड बाय टोटल कितना? हाफ M1U1² प्लस हाफ M2U2²। देखो साहब U2 कैंसिल, ट्रांसफर पार्ट बोले तो कितना होगा? ये होगा M2 अपॉन M1 V2 अपॉन U1 का स्क्वायर। ये होगा भाई, अरे यही तो होगा। वो देखो M2 अपॉन M1 निकाला आपने, वो देखो 4/5। अबे 4/5, वो देखो V2 भी निकाला अभी, कहाँ गया V2? ये V2 5/6 U1, ये 5/6 U1 अपॉन U1। ये सॉल्व कर लो, U1 कैंसिल, एक 5 से एक 5 कैंसिल, ये ऊपर 20/36 हो गया भाई। 20/36 10/18 तो 5 कितना? 5/9 हो गया। ये 5/9। ठीक है, रिमेनिंग यही होगा, रिमेनिंग पार्ट यही आएगा, यही आएगा। फर्स्ट का फाइनल डिवाइड बाय टोटल, ये 1/9। मतलब इतना ट्रांसफर हुआ, इतना रिमेनिंग है, बाकी सब लॉस हो गया। मतलब देखो तो ये 6/9 है, 3/9 का लॉस हो गया। इन इलास्टिक है ना यार, 3/9 का लॉस हो गया। ये रिमेनिंग पार्ट ये आ रहा है ना। अच्छा ये ट्रांसफर पार्ट, ये रिमेनिंग पार्ट। अच्छा अगला बोला है साहब कौन सा? परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन चिपक जाते हैं साहब, जुड़ जाते हैं, साथ चलते हैं, तो अल्टीमेटली V2 बराबर ये V2 बराबर V1 ही होगा ना। लो दूसरा क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, दूसरा क्वेश्चन पहले लिख देता हूं। ये V2 बराबर V1 बराबर V कॉमन कितना होगा? U1/3 होगा। टक्कर के बाद चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जो पहले का होगा वही तो दूसरे का होगा ना। जो पहले का था वो दूसरे का आ गया। अच्छा अब ये मास का रेशो भी निकाल लो। मास का रेशो, तो इसके लिए सीधे सीधे मोमेंटम कंजर्वेशन पे चलो ना, क्योंकि इसके लिए अपन ने कोई फॉर्मूले थोड़ी याद किए थे। परफेक्टली इलास्टिक में तो मैंने कहा था मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। लो साहब MU + 0
बराबर क्या, m1 प्लस m2 इंटू वी कॉमन, और वी कॉमन क्या होगा, u1/3। ये u1 से u1 कैंसिल हो जाएगा, 3m1 बराबर m1 प्लस m2। तो आंसर 2m1 बराबर m2। तो रेशो आएगा साहब 1:2। m1 अपॉन m2 का रेशो 1:2। अगर टकराते हैं, चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, साथ चलते हैं और कॉमन वेलोसिटी u/3 होता है तो रेशो 1:2 आ रहा है। ट्रांसफर पार्ट और रिमेनिंग पार्ट। अब ट्रांसफर पार्ट अगर मैं निकालूं तो ऐसे ही निकालोगे साहब, दूसरे वाले को कितना गेन हुआ डिवाइड बाय टोटल कितना, अरे ऐसे ही निकालोगे ना। तो कॉमन वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, इनिशियल लेनी पड़ेगी, डिवाइड बाय टोटल करना पड़ेगा। करो, निकालो ट्रांसफर रिमेनिंग, ट्रांसफर और रिमेनिंग निकालो फटाफट। ये मैंने घर के लिए दिया था, घर पे अगर हाथ पांव मारे होंगे ना तो सिर्फ इशारा चाहिए होगा तुम्हें, और घर पे कुछ नहीं किया होगा तो इशारा क्या, मैं तो पूरा पूरा बोल दूंगा तो भी तुम नहीं समझोगे। पूरा ही बोल रहा हूं मैं तो, देना इशारा चाहिए मुझे। और रिमेनिंग यही होगा 1/9। रिमेनिंग तो यही आएगा 1/9। चलो अब ट्रांसफर पार्ट निकालूं, मिटा दूं इसे। घर पे कुछ करा करो, क्वेश्चन दिया जाए तो कुछ हाथ पांव मारो उस पर, ऐसे नहीं कॉपी लेके हाथ पांव मारो, मतलब प्रयास करो उसमें, कोशिश करो। कोशिश करोगे तो यहाँ पर तुम क्या गलती कर रहे थे, क्या नहीं सोच पा रहे थे, मैं जब बोलूंगा तो फटाफट पकड़ोगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन करते हैं तो उसको उसके तरीके मिलते हैं। हो सकता है तुम किसी और तरीके से कर रहे हो, मैं किसी और तरीके से कर रहा हूँ, तो मैं तो ऑप्टिमम मेथड लगाऊंगा, सबसे आसान तरीका जिससे जल्दी आंसर आए। क्लास में टीचर हमेशा कोशिश करता है सबसे आसान तरीका, क्योंकि उसने सारे रास्ते देखे होते हैं, बरसों से देख रहा होता है ना, तो उसको पता है सबसे आसान रास्ता ये है, इसी पे चलो। ये क्वेश्चन करते करते इलाज पता लगते हैं। मैथमेटिक्स से बहुत सारे तरीके होते हैं। अब जैसे वो मैं V2 निकाल रहा हूँ रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट से, वो V2 वाले फॉर्मूले से भी निकलता है, लेकिन वो V2 वाले फॉर्मूले में जाएंगे तो उसमें M1 M2 यूज होगा, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। और इसमें जो इस तरीके से कर रहा हूँ इसमें पहला करना ही नहीं पड़ता। चलो ट्रांसफर पार्ट। अब ट्रांसफर पार्ट ये कितना होगा साहब, ये होगा दूसरे का गेन कितना हुआ। हम बोलेंगे दूसरे का फाइनल वेलोसिटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या होगा साहब, डिवाइडेड बाय टोटल। ये हाफ m1u1 स्क्वायर हाफ m2u2 स्क्वायर। आप देखो यहां से क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है m2/m1 v कॉमन अपॉन u1 का स्क्वायर। अब m2/m1 बोलेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। अरे m2/m1 2/1 आएगा। ये 2/1 v कॉमन कितना है साहब, वो u1/3 डिवाइड बाई u1। ये सॉल्व करें 2/9 आएगा सर, और रिमेनिंग पार्ट 1/9 ये आना है। ठीक है, तो यहाँ कितना पार्ट लॉस हुआ, अगर कोई बोले लॉस बताइए साहब कितना पार्ट लॉस, क्या जवाब दोगे। अभी लॉस बोलो कितना पार्ट। हाँ, ये 2/9 1/9 3/9 तो दिख रहा है आंखों से कि इतना बच गया, उतना उसको दे दिया, बाकी सब कहाँ गया, लॉस हुआ। तो 6/9 का लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ये जितनी बातें पूछी जा सकती मैंने सब एक क्वेश्चन में पूछ डाली। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद हो तुम्हें V1 V2 के, कर लोगे, हो जाएगा। चलो और लो फिर, और देता हूँ, एक और करके बताओ मुझे। आगे सबको, हाँ भाई ऑनलाइन वालों तुम भी कर रहे हो, घर पे नहीं कर रहे हो भाई, इन लोगों को तो मैं यहाँ बैठ के डांट सकता हूँ, तुम्हें किसे डांटूंगा पता ही नहीं चलेगा। एक बच्चा पूछ रहा है कैसे डिसाइड किया कि ये क्या ट्रांसफर पार्ट और रिमेनिंग पार्ट निकालना है। ये बेटा क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन में पूछा गया बेटा, कल क्वेश्चन दिया था मैंने, कल होमवर्क में दिया था मैंने क्वेश्चन, और कल तरीके सिखाए थे मैंने ट्रांसफर पार्ट रिमेनिंग पार्ट निकालने के। एक बच्चा बोल रहा है मैंने कल ही कर लिया था, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, लिस्ट में नाम लिख देता हूँ, 26 जनवरी को इनाम मिलेगा। चलो आओ भाई,
हाँ ऑनलाइन वालों, अगर यहाँ तुम्हारी बात का जवाब नहीं मिल रहा है, तुम बार बार टाइप कर रहे हो, तो हो सकता है मैं जवाब देना पसंद नहीं कर रहा हूँ, या हो सकता है मैं देख नहीं रहा हूँ। तो ये मेरा नंबर है भाई, ये इस पे डाउट पूछ लो, है ना, इसी पे जवाब देता हूँ मैं फिर। अगर पर्सनल क्वेश्चन हो तो इस पे पूछे जाए। कल संडे है, कल आराम से मैं हफ्ते भर का हिसाब किताब करूंगा। चलो भाई, दूं अगला क्वेश्चन? अरे अगला दूं? वो देखो M1 दौड़ता दौड़ता आ रहा है, वो M2 बैठा हुआ है, M2 बैठा हुआ है, ये इससे टकराता है साहब। ठीक है, M1 बैठा हुआ है, M1 दौड़ रहा है, M2 बैठा हुआ है, रेस्ट पर है, इससे टकराता है। टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और बोल रहा है कि सेम स्पीड से जाते हैं। तो बोल रहा है M1 M2 का रेशो बताओ। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, लिख लो। मास M1, मास M1, mass M1 moves with speed U1, moves with speed U1, with speed U1, with speed U1, perform head-on, perform head-on, head-on elastic collision, head-on elastic collision, elastic collision with stationary mass M2, with stationary mass M2, with stationary mass M2, with stationary mass M2 after collision, after collision, both particles, after collision, both particles moves in opposite direction, moves in opposite direction, moves in opposite direction with same speed, with same speed, moves in opposite direction with same speed, same speed. Find out ratio of M1 M2, ratio of M1 M2, ratio of M1 M2। ये भैया दोनों सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, यानी V1 और V2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन ऐसा बोलूंगा तो ऐसा बोलूंगा ना, V2 बराबर माइनस V1 है, और डायरेक्शन अपोजिट होगी ना। अब V1 V2 के फॉर्मूले लगा दो। V2 का फॉर्मूला क्या बोलूंगा साहब, 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2। इलास्टिक कोल्यूशन के लिए फॉर्मूला हमें पता है साहब, बराबर माइनस V1। ये V1 का फॉर्मूला क्या था? V1 का फॉर्मूला है यहां से 2M1 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2। फॉर्मूला जानते हैं सब। U2 जीरो है, U2 जीरो है, ये U2 को जीरो रख दो। ये क्या बनता है साहब, 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 बराबर माइनस में ये बनेगा M1 माइनस M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 से M1 प्लस M2 कैंसिल, U1 से U1 कैंसिल। ये आ रहा है 2M1 बराबर माइनस M1 प्लस M2, 3M1 बराबर M2 आ रहा है। तो M1 और M2 का रेशो कितना, 1:3। आंसर आ रहा है 1:3। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद हो, है ना। सॉल्व करना तो उम्मीद करता हूं आता ही है। इस क्वेश्चन में कोई विशेष चीज नहीं थी, फॉर्मूला याद हो और सॉल्व करना आता हो। ठीक है, सॉल्व करना आता है, इतनी उम्मीद है मुझे तुम्हें। समझ पा रहे हैं भाई? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों आ रहा है, आ रहा है भाई, 1:3। एक बच्चा बोल रहा है इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से क्यों नहीं किया। अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन से करता तो यहाँ पर क्या ये V1 V2 का वैल्यू तुम्हें दिया है क्या? ये बोला है कि ये दोनों बराबर है, ये थोड़ी बोला है कि कितना है। एक नया वेरिएबल पता हो जाता, फिर और इक्वेशन बनानी पड़ती, और बनानी नहीं पड़ती, सॉल्व भी करनी पड़ती। ठीक है, तुम्हें मैंने इसीलिए तो फॉर्मूले याद रखने की सलाह दी है कि यार इक्वेशन बनाने से बच जाओ। इक्वेशन बनाना बहुत बड़ा काम नहीं, बना के उसको रिप्लेस करते रहो वेरिएबल्स को। मैंने V1 V2 बराबर बोला है, मैंने ये थोड़ी बोला है पहले के बराबर है।
इनका डाटा थोड़ी दिया मैंने। अगर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने जाता तो मुझे इनका डाटा चाहिए था, तभी तो M1 M2 का रेशो आता ना, है ना, वरना रेशो कैसे आएगा? V1 V2 बराबर रख लोगे, कितना रखूं भाई बराबर? क्या पहले के बराबर रखूं क्या? उसने ये तो दिया ही नहीं ना, तो इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन से नहीं कर रहा। क्या बोल रहा है? हाँ, वहां जाएगा तब जाकर के। तो एक इक्वेशन और बनानी पड़ी ना तेरे को, तेरे को 2 इक्वेशन बनानी पड़ी ना। मैं चाह नहीं रहा हूं तो इक्वेशन बना, मुझे पसंद ही नहीं इक्वेशन बनाना, क्योंकि बनानी नहीं पड़ती, सॉल्व भी करनी पड़ती है, लंबा काम हो जाता है, और अपन लंबे काम से डरते हैं। अपन चाहते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जल्दी आंसर आए, तो जल्दी के लिए काम, सॉल्यूशन यही है कि भैया V1 V2 के फॉर्मूले याद कर लो। समझ रहे हो भाई? चलो एक और लो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लो। आ रहा है सबका? आ रहा है भाई? लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो लिफ्ट, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, लिफ्ट moving downwards, moving downwards with speed 1 meter per second, with speed 1 meter per second, with speed 1 meter per second. Ball is dropped from height, ball is dropped from height, ball is dropped from height, incident on ceiling, incident on ceiling, incident on ceiling of lift, incident on ceiling of lift, ceiling of lift after falling 10 meter, after falling 10 meter, after falling 10 meter, after falling 10 meter. Find out velocity of ball and lift, velocity of ball and lift, velocity of ball and lift just after collision, just after collision, velocity of ball and lift just after collision, just after collision, if collision is first elastic, first elastic, second inelastic, 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 ब्रैकेट में लिख लो रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट 0.5, रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट 0.5, थर्ड perfectly inelastic, perfectly inelastic, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है, तो बोल रहे साहब बताइए साहब क्या होगा? टक्कर के बाद स्पीड बताइए, बॉल का कितना, लिफ्ट का कितना। अब क्वेश्चन में मास नहीं दे रहा बॉल का लिफ्ट का, तो ऐसा ना हो कि क्वेश्चन छोड़ दो तुम कि बोले मास तो दिया ही नहीं। इन्हीं दिनों के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन पढ़ाई थी मैंने, इतना इतना समय लगाया था मैंने, और तुम्हें कहा था कोई सी भी टक्कर हो भारी वाले पे फर्क नहीं पड़ता, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, वाले पे कोई फर्क, आंसर क्या होता है पहले के बराबर। तो लिफ्ट का आंसर तो हमेशा वही आएगा, है ना। अब ये फर्स्ट पार्टिकल मान लो बॉल, और सेकंड पार्टिकल मान लो लिफ्ट, तो U2 बराबर कितना है VL, लिफ्ट के बराबर। ये U2 है 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इसको पॉजिटिव ले लेंगे। अब ये पार्टिकल जब टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh होगी ना। अबे h हाइट से छोड़ते हैं तो वेलोसिटी √2gh होता है ना। अब g का वैल्यू कितना है साहब, g का वैल्यू तो तुम्हें पता है, बचपन से 10 ले रहे हैं अपन, है ना। वो नहीं बोलता तो हम तो मौका ढूंढते हैं, मत बोल, हम तो 10 लेंगे, है ना, हम 10 ही लेते ना यार। h का वैल्यू कितना, h का वैल्यू भी 10 दिया हुआ है, तो भैया 10√2, 10√2, √2 1.414, तो 14.14 मीटर पर सेकेंड आ रहा है भाई। अब U1 है, U2 है, दोनों डाउनवर्ड है, तो दोनों को प्लस प्लस लूंगा। अब आंसर पे आ जाओ साहब, स्टैंडर्ड कंडीशन इलास्टिक कोलिजन, तो पता है भारी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारी का आंसर पहले के बराबर, मतलब लिफ्ट का आंसर तो आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। कहां पर, अपवर्ड की डाउनवर्ड? हाँ, लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही थी, डाउनवर्ड ही जाएगी भाई, है ना। हल्के वाले का आंसर क्या आता है, हल्के वाले का आंसर भारी वाले के डबल से थोड़ा कम, कितना कम, जितने से खुद चल रहा था। लो साहब, ये U2 कितना है, U2 है 1,
U1 कितना है 14.14, तो ये बॉल का आंसर आ गया -12.14 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब कहां पर, अपवर्ड की डाउनवर्ड, अपवर्ड, तो बॉल टकरा के अपवर्ड जाएगा सर, बॉल लिफ्ट की छत से टकराएगा और ऊपर की तरफ जाएगा कितने से 12.14 से, और लिफ्ट 1 से नीचे जाता रहेगा, मतलब इलास्टिक कोलिजन करी, लिफ्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन बताई थी मैंने क्वेश्चन में, क्या मास ना देख करके बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बोले मास तो दिया ही नहीं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना। वो स्टैंडर्ड कंडीशन इसी दिन के लिए बताई गई है कि अगर मास का गैप बहुत ज्यादा हो, भारी वाले में फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अभी भी बोलो, अभी भी बोलो साहब, इन इलास्टिक कोलिजन बोलो, भारी वाले पे कोई फर्क पड़ेगा, तो अभी भी V2 बराबर U2, भाई लिफ्ट का आंसर वही रहेगा 1 मीटर पर सेकेंड, और यही बोलूंगा डाउनवर्ड होगा, ऐसा ही बोलूंगा डाउनवर्ड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही डाउनवर्ड जाएगा लिफ्ट। अब हल्के वाले का आंसर क्या आता है, भारी वाले के 1 + E टाइम से थोड़ा कम, ये बताया था ना मैंने। ई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है साहब, ई का वैल्यू दिया है 0.5, ये कितना है साहब 1, ये 0.5, ये कितना है साहब 14.14, है ना। सॉल्व करो, V1 का वैल्यू 1.5 माइनस 14.14 डिवाइड बाय 2, ये सॉल्व करें साहब, V1 कितना 3 माइनस 14.14, 3 माइनस 14.14 बाई 2, ये V1 आएगा -11.14 बाई 2, एग्जैक्टली ये आएगा 5.7, 5.57 माइनस में 5 पॉइंट कितना मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड की डाउनवर्ड। अच्छा परफेक्टली इलास्टिक में तो चिपक गए, जुड़ गए, साथ चलने लगे, दोनों का एक ही होगा और भारी के बराबर होगा, भारी के बराबर होगा। लो साहब V2 बराबर V1 बराबर V लिफ्ट, आंसर होगा 1 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, 1 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। वही छिपकली गिरी साहब ऊपर से, लिफ्ट की छत पे चिपकी और चिपक करके दोनों साथ चलने लगे, तो ये थोड़ी लिफ्ट की वेलोसिटी बढ़ गई, वही रहेगी। तो स्टैंडर्ड केस मैंने सारे बताए आपको कि मास का गैप बहुत ज्यादा हो तो भारी वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हल्के वाले का आंसर निकालना मैंने सिखाई दिया तुम्हें। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं भाई। अच्छा इसमें, इस केस में लिफ्ट भी नीचे जा रही थी, बॉल भी नीचे जा रही थी, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही हो, बॉल नीचे आ रही हो, है ना। तो ऐसे केस में एक डायरेक्शन पॉजिटिव, एक नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव मानते हो तो नीचे, तो ऐसा फिर लिफ्ट का पॉजिटिव ले लेंगे, बॉल का नेगेटिव ले लेंगे। वो इतना तो समझते हो ना, ये मैंने दोनों नीचे लिया था इसलिए दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, U1 U2 दोनों, है ना। चलो और देता हूं मैं हेड ऑन कोलिजन पर। हाँ भाई ऑनलाइन वालों कर रहे हो, अरे ऑनलाइन वालों समझ रहे हो, कर रहे हो। हाँ भाई समझ रहे हो। चलो हेड ऑन पर एक और देता हूं भाई, मिटा दूं ये मिटा दूं, ये मिटा दूं। अबे तू डायलॉगबाजी करता था, काम किया कर अपना, तू भी उसी का भाई है। अच्छा अपने काम पे ध्यान दो। चलो भाई अगला दूं, आओ साहब अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन
आपको बोल रहा है साहब ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर यहाँ कोने पर एक मास रखा हुआ है 3m, ये मास है 3m, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि साहब एक रस्सी जिसका लेंथ 80, ये एक रस्सी है भाई, 80 सेंटीमीटर लेंथ की रस्सी है, ठीक है। इसका जो हाइट है, ठीक है, ये यहां से हाइट 80 सेंटीमीटर है, यहां छोड़ा जाता है, ये हाइट से छोड़ते हैं भाई। मुझे बताओ छोड़ूंगा तो ये ऊपर से नीचे आएगा कि नहीं, ये आ गया। और ये जो हाइट है, ये हाइट भी आपको कितना बोल रहा है साहब, 80 है, हाँ 80 है भाई। अब एग्जैक्टली मुझे बताओ हेड ऑन कोलिजन होगा कि नहीं होगा, सेंटर से सेंटर मिलेगा, ये हेड ऑन कोलिजन होगा। मैं बोल रहा हूँ इलास्टिक हुआ साहब, ये ऊपर से छोड़ा मैंने, ये इलास्टिक कोलिजन हुआ। मुझे बताओ इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा। अब चलेगा तो मैं यहां बोलता हूं कि ये रगड़ खाएगा, फ्रिक्शन है, रगड़ खाते हुए चलेगा। ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रहा है 0.5, बोल रहा है रुकने तक कितना चलेगा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रुकने तक कितना चलेगा। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, लिख लो। इफ कोलिजन is collision is perfectly elastic, collision is perfectly elastic, then find out distance covered by particle, distance covered by particle of mass 3m, mass 3m on horizontal plane, mass 3m on horizontal plane, horizontal plane पर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये 3m वाला कितना चलेगा। क्वेश्चन समझ गए भाई, बताओ साहब कितना चलेगा, बताइए। थ्री एम वाला कितना चलेगा, हाँ हाँ, ये फोटो बना दिया ना, देख बिल्कुल सेंटर से सेंटर टकरा रहा है, मतलब 80 होगा ना। क्या तो ज्यादा कैसे दिखा, अगर ये इससे आगे टकरा रहा है तो ये और ये बराबर ही तो होगा। किसी किसी बातें करता है तू, किसी, अबे तो कर्व की लेंथ नाप रहा है, वर्टिकल नाप रहा है, तो वर्टिकल तो वही होगा ना, एल के बराबर 80 के बराबर ही, वर्टिकल लेंथ तो 80 के बराबर होगा, तभी तो ठोकेगा। अबे तभी तो सेंटर सेंटर कोइंसाइड करेगा, वरना इसके ऊपर से निकल जाता, या हो सकता है इसके नीचे नीचे जाता। बिल्कुल सेंटर सेंटर मतलब वो 80 तो होगा, खुद सोच के देख। अगर ये 80 से कम होता तो ये कहीं नीचे यहां टकराता, ये वाला हाइट 80 से ज्यादा होता तो ये तो इसके ऊपर से निकल जाता। अगर यहाँ ठोक रहा है तो ये 80 तो होगा, 80 होगा, तभी तो ठोकेगा। चलो कंसेप्ट पे आओ साहब, ये इसका मास m है, ये जब टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी u1 होगी और u2 जीरो है। अरे मानते हो u2 जीरो है ना। अभी u1 कितना होगा, ये u1 अगर मैं निकालूं तो भैया √2g L होगा, समझते हो सब। अब g का वैल्यू 10, ये लेंथ दे रखी है 80 क्या सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर को मीटर में रखना भाई, ये सेंटीमीटर को मीटर में रखना, ऐसे नहीं कि तुम उठा के वही का वही रख दो, है ना, यूनिट का ध्यान रखना थोड़ा सा। यहां से कितना आ गया, 4 आ गया। अब u1 4 है, u2 0 है, m1 m है, m2 3m है, तो भैया ये v2 निकाल लो, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी, टक्कर के बाद इसका वेलोसिटी v2 कैलकुलेट करो कितना है। ये v2 का फॉर्मूला है साहब 2m2, यहां से 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2,
प्लस वो U2 वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब M1 कितना है साहब, M, U1 कितना है 4, ये M1 प्लस M2, M प्लस 3M, तो भैया 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड लेके चलता है तो कितनी देर, कितनी दूर चल के रुकेगा, ये पूछ रहा है आपसे। ये 3M वाला चला, इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई। ये 3M का फाइनल कितना आ गया साहब, 0 आ गया। ये 0 आ गया तो रुकने तक डिस्टेंस पूछ रहा है साहब कितनी होगी। ये रुकने तक डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन समझ रहे हो भाई, है ना। इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 0.5, दिया है 0.5। अब ये क्वेश्चन पहले वर्क पावर एनर्जी में भी किया हमने और फ्रिक्शन में भी किया। आज से पहले ये क्वेश्चन 2 बार कर चुके हैं, एक वर्क पावर एनर्जी में, एक फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन से किया था, और वर्क पावर एनर्जी में छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से किया था। डी का वैल्यू आता था V² म्यू जी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 2 बार कर चुका हूँ इसलिए आज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या दोबारा करूं क्या, अबे दोबारा करूं क्या, 2 बार पहले कर चुका हूँ। अबे तुमसे 2 बार करवा चुका हूँ ये, अबे एक ही चीज रोज रोज करवाऊंगा, डायरेक्ट लिख दूं ना। ये याद आ रहा है ना कैसे, इक्वेशन ऑफ मोशन में रिटार्टेशन आता था म्यू जी, है ना। वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है V2, थर्ड इक्वेशन लगा के, और वर्क एनर्जी थ्योरम में भी नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये कर चुके हैं अपन 2 बार पहले। ठीक है, V2 का वैल्यू कितना है 2, म्यू का वैल्यू कितना है 0.5, और जी का वैल्यू कितना है 10। ये सॉल्व करेंगे कितना आता है साहब, ये यहां से कितना हो गया 2 मीटर आ रहा है, आंसर आ रहा है 2 मीटर। अभी आ रहा है 0.4 मीटर, आंसर आ रहा है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, ये मीटर में आंसर आ गया सर, समझ रहे हो भाई। चलो और देता हूं मैं, बना लिया। ये साहब ऐसा एक फोटो मैंने, आपको याद हो तो, एक इलास्टिक कोलिजन में ऐसा कुछ फोटो बनाया था मैंने। ये 2 यहां पर लटका देता हूं, एक को उठा के छोड़ देता हूं। ये दिख रहा है भाई, दोनों का मास बराबर है, ये दोनों के मास बराबर है, ये रस्सी की लेंथ दोनों की बराबर है, और ये हाइट h है। ये साहब यहां से छोड़ दिया मैंने, ये छोड़ दिया मैंने, u बराबर 0 छोड़ दिया भाई, अरे छोड़ दिया। अब पहला वाला दूसरे वाले से टकराता है, ये टकरा के क्या करता है, चिपक जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मैं बताओ चिपकेगा तो क्या होगा, अलग अलग चलेंगे साथ चलेंगे, बोले मैक्सिमम हाइट बताओ, कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम हाइट बताओ। अगर ये चिपक जाते हैं तो कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम हाइट बताइए। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, if collision is perfectly inelastic, if collision is perfectly inelastic, find out maximum height attained by combination, 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 कॉम्बिनेशन कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। ये टकराता है, चिपक जाता है, और दोनों साथ चलते हैं। अब दोनों साथ चलते हैं तो कॉम्बिनेशन की मैक्सिमम हाइट बताइए साहब कितनी हो, कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम हाइट कितना। ठीक है, ये ऊपर से छोड़ा, यहां आके टकराएगा, टकरा के चिपक जाएगा, और ये चिपक करके दोनों साथ चलेंगे तो एक कॉमन वेलोसिटी होगी साहब, ये कॉम्बिनेशन का वेलोसिटी कॉमन होगा। अब कॉमन वेलोसिटी होगा तो ये जुड़ गए साहब। अब जब जुड़ जाते हैं तो समझ सकते हो ये क्या करेंगे, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे तो ये आगे चलेंगे कि ऊपर उठेंगे, अबे आगे चलेंगे कि उठेंगे, अबे आगे चलेंगे कि उठेंगे, उठेंगे कब तक, जब तक कि फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो ये होगी साहब इनकी मैक्सिमम हाइट, ये कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम हाइट ये होगा, ये पूछ रहा है साहब। क्वेश्चन समझ में आया भाई। अब देखो साहब, यहां पर टक्कर जब करते हैं तो पहले वाले की वेलोसिटी कितनी होगी, टक्कर जब करते हैं तो ये पहले वाले की वेलोसिटी u1 बोले, दूसरे वाले की u2 बोले। u1 तो कितनी होगी √2gh, मानते हो,
और U2 कितनी होगी 0। ये टक्कर के पहले। अब टक्कर में लॉस हो या ना हो, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के V कॉमन निकालो सर। ये क्या बोलूंगा, m इंटू √2GH प्लस m इंटू 0 बराबर 2m इंटू V कॉमन। V कॉमन का वैल्यू कितना होगा, ये होगा √2GH/2, ये होगा √2GH/2, ये होगा साहब कितना, ये आंसर आएगा √GH/2 होगा भाई। ये कॉमन वेलोसिटी होगी √GH/2 आएगी, कॉमन वेलोसिटी √GH/2। समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो, है ना। ये नहीं पूछ रहा, ये बोल रहा है मैक्सिमम हाइट बताओ। अब यहां से मैक्सिमम हाइट, अगर बॉटम पर वेलोसिटी हो तो मैक्सिमम हाइट होती है V²/2G। ये भी जानते हो तुम, जब नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, वर्गरजी थ्योरम। क्या बोलेंगे, बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ 2m इंटू V कॉमन स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी 0, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये होगी 2mg इंटू एच मैक्स। ऐसा होगा ना। और देखो एच मैक्स कितना आता है, ये आता है V कॉमन स्क्वायर अपॉन कितना 2g। ये एच मैक्स आएगा V कॉमन स्क्वायर अपॉन 2g आएगा भाई। ये V कॉमन उठा के यहाँ रख दो, ये V कॉमन उठा के यहाँ रख दो, कितना बनता है साहब, √GH/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये h/4 आ गया भाई। ये कॉम्बिनेशन की मैक्सिमम हाइट होगी h/4। कॉम्बिनेशन जो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा वो कितनी करेगा, h/4। अगर चिपक जाते हैं, साथ चलते हैं, तो मैक्सिमम हाइट कितनी, h/4। ये तो पहले ही दिख गया यार, ऐसे तो कम ही आंसर आएगा, क्योंकि h हाइट से जोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, उसका टक्कर कर रहा है, लॉस भी कर रहा है, और आया था अकेला बेचारा, उस गरीब को भी लेके जा रहा है ना। तो पूरा उतना h तो नहीं उठ पाएगा, ऐसे कम ही उठेगा। अब वो आंसर तो ऐसे कम ही आना था, वो h/4 आ गया सर। समझ पा रहे हैं भाई। चलो चिपकने वाले और क्वेश्चन देता हूँ। एक वो गोली और थैले वाला क्वेश्चन बनता है साहब। गोली चलाएंगे, थैले में धंसेगी, मतलब जुड़ जाएगी, और जुड़ करके थैला और गोली साथ चलेंगे, वो जुड़ जाए, चिपक जाए, साथ चले, परफेक्टली इलास्टिक। एक और देता हूँ भाई, बना ली सबने, पहले बना लो ये। एक बच्चा बोल रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हैं, करो ना, किसने मना किया। मैं तो ये करता हूँ, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना। हाँ, स्प्रिंग आ जाए तो खींचना और दबाना। इसमें एक ही काम करता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये भाई रट गया इसको तो, ये तो अब मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया ना, तो भी नहीं भूलेगा ये, जिंदगी भर नहीं भूलेगा ये। तब भी ये मुझे याद करेगा। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन आओ। समझ रहे हो भाई, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। आओ साहब, क्वेश्चन पे आओ। देखो भाई, अब आपको बोल रहा है एक रस्सी है, लेंथ है L, और इससे आपको बोलेंगे एक ब्लॉक लटका दिया, एक बैग लटका दिया, एक थैला लटका दिया, ये लटका दिया साहब, और इधर से साहब बुलेट आता है। ठीक है, ये बुलेट का मास स्मॉल m, वेलोसिटी v। ये साहब एक बुलेट आ रहा है, गोली आ रहा है, ठीक है, स्मॉल m, और वो सामने है कैपिटल M। ये बोलता है कि इसमें टकराया और धस गया। अब टकराया और धस गया तो दोनों साथ चलेंगे भाई, अरे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो क्या क्या निकालना है, मैं बोलता जाता हूं, तुम निकालो साहब, फोटो बना लो पहले। क्या हुआ क्वेश्चन में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, जुड़ गया साहब, धस गया। अरे गोली अंदर ही रह गया भाई, ये लो गोली इसके अंदर ही रह गया, गोली और थैला मिल गए। हाँ, ये थैला बैग लटका हुआ है, ये रेती का लटका हुआ है, या कुछ और अंदर कुछ भी है ना। अभी गोली आई, टकराई, और अब दोनों साथ चलेंगे। तो बोल रहा है फाइंड आउट, फाइंड आउट फर्स्ट, कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉमन वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन।
common velocity of combination. Second, maximum height attained by combination. 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 Third, maximum angular displacement. Maximum angular displacement of combination from vertical. Maximum angular displacement of combination from vertical. Next, if combination perform vertical circular motion, if combination perform vertical circular motion, if combination perform vertical circular motion, then minimum velocity of bullet, बुलेट का मिनिमम वेलोसिटी कितना? ये गोली आई साहब, ये थैले में टकराई, धस गई। ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कॉम्बिनेशन का वेलोसिटी बताइए साहब, वी कॉमन बताइए। अब मुझे बताओ, ये वी कॉमन होगा तो दोनों साथ चलेंगे? ये चलेंगे कि उठेंगे? भाई बंधे होते हैं तो समझ सकते हो, भाग तो सकते नहीं है। ज्यादा जोर लगाएंगे तो उठ जाएंगे। ये लोग उठेंगे। कब तक उठेंगे? जब तक कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये जो हाइट होगी यही तो मैक्सिमम हाइट होगी ना, ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा, है ना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वी कॉमन बताओ, दूसरा बोल रहा है मैक्सिमम हाइट बताओ, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है ये थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, है ना। और चौथा बोल रहा है कि सर्कुलर मोशन पूरा हो जाए तो बताइए बुलेट की वेलोसिटी कितनी। तो लगाओ साहब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। पहला मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो पहले वेलोसिटी कितनी? mv, थैले की कितनी? 0, कॉम्बिनेशन का कितना? m प्लस एम वी सी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये v कॉमन आ गया सर, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए v कॉमन आ गया। भाई परफेक्टली इनइलास्टिक में मैंने कोई फॉर्मूला याद करवाया ही नहीं तुम्हें, मैंने तो फॉर्मूला याद करवाया था इनइलास्टिक का, है ना, v1 v2 का। यहाँ तो तुम्हें पता है एक ही वेरिएबल है और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से उसका आंसर आ जाएगा। ये लो साहब कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी आ गई, स्मॉल एम वी अपॉन एम प्लस एम। अब बोल रहा है कि साहब मैक्सिमम हाइट बताइए। तो अभी बताया मैंने एच मैक्सिमम कितना होता है? एच मैक्सिमम होता है वीसी स्क्वायर अपॉन 2g। अभी भी बताया मैंने, और ये भी मिटाया था यहीं पे। ये वीसी रख दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये वीसी इसमें रख दो। वीसी कितना है साहब? स्मॉल एम वी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो भैया एच मैक्सिमम कितना आएगा? ये आएगा स्मॉल एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2g स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर। ये लो साहब, ये एच मैक्स आ जाएगा साहब, मैक्सिमम हाइट आ गई। ये आपके पास एच मैक्स आ गया, है ना। ये कॉमन वेलोसिटी, ये मैक्सिमम हाइट आ रहा है साहब, अभी आ रहा है। तीसरा बोलो साहब, तीसरा, थर्ड क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है साहब? तीसरे में क्या पूछा है इसने? वो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ये थीटा का मैक्सिमम वैल्यू फोटो में दिख रहा है, थीटा मैक्स। ये सिंपल मैं राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आंसर बना दूंगा। देखो ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ एल होगी, ये हाइट एच है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? ये एल माइनस एच हो गया, मानते हो भाई? ये हो गया एल माइनस एच। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखेगा, दिख रहा है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल है, तो ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। ये बेस और हाइपोटेनियस कॉस थीटा हो गया साहब। कॉस थीटा बराबर क्या बोलोगे? कॉस थीटा बराबर बोलोगे एल माइनस एच मैक्स अपॉन कितना? एल। तो ये थीटा का वैल्यू आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एच मैक्स अपॉन एल। अब एच मैक्स इसमें रख दें तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये कॉस इनवर्स एच मैक्स का वैल्यू कितना? ये हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2g स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा? एल होगा भाई। ये आपके पास आ गया कॉस इनवर्स, ये आ गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2g स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर अपॉन एल। ये थीटा का वैल्यू आ रहा है सर, आ रहा है थीटा, अभी आ रहा है ना। अगला क्या बोल रहा है साहब? अगला वाला बोल रहा है कि अगर एक कॉम्बिनेशन मिलकर के वर्टिकल सर्कुलर पाथ घुमाए तो इसके लिए बुलेट का मिनिमम वेलोसिटी बताओ साहब।
रुकना, थोड़ा सा मेरी बात सुनना भाई। ये क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी है ना। अब मुझे शक्ल से तुम लोग क्या पढ़े लिखे बच्चे दिखाई देते हो, छोटी छोटी बातें तुमसे मैं एडवांस में कर सकता हूँ, है ना। ये क्या होता, मतलब अगर मैं सर्कुलर मोशन के साथ ये क्वेश्चन कराता ना, तो मुझे ये क्वेश्चन दोबारा करने पड़ते। ये इसलिए मैं पहले करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ। छोटी सी प्रॉपर्टी तुम्हें याद दिला रहा हूँ, अगर वर्टिकल सर्कुलर सर्कुलर पाथ पूरा करना हो ना, तो बॉटम पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी √5 LG होना चाहिए। जानते हो √5 LG? अगर ये v कॉमन ग्रेटर देन इक्वल टू √5 LG होगा, तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा होगा, वरना वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा होना पॉसिबल नहीं है। ये जानते थे आप लोग? ये जानते थे? तो फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया। v कॉमन निकाला आपने, ये v कॉमन आपने क्या निकाला, mv/m+m ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए √5 LG। तो भैया ये बुलेट की वेलोसिटी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू m+m/m इंटू √5 LG, इतना होना चाहिए। ये बुलेट का वेलोसिटी इतना होना चाहिए। अगर बुलेट का वेलोसिटी इतना है, तो ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा कर लेगा। अच्छा, इससे ज्यादा है तो भी कर लेगा, इससे कम है तो फिर पूरा। तो ये देख सकते हो मिनिमम कितना, ये मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये होगा m+m/m इंटू √5 LG। मतलब गोली चलाओ ना, तो इतने से चलाना सा, इससे कम आ रही है तो भैया वो थैला और गोली मिलकर के पूरा नहीं घूम पाएंगे। पेंडुलम तो बन सकते हैं, है ना, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा नहीं कर सकते। तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करने के लिए मिनिमम इतना होना चाहिए। इतना होगा तो कर लेगा, इससे ज्यादा होगा तो भी करेगा, इससे ज्यादा होगा तो भी करेगा, करेगा करेगा। लेकिन इससे कम होगा तो फिर जाएगा और लौट के आ जाएगा। वो हो सकता है रास्ते में रस्सी ढीली हो जाए। वो सर्कुलर मोशन में बताऊंगा ये बातें, सर्कुलर मोशन में बताऊंगा क्या होता है। घर से निकलता तो है क्या बोल रहा बेटा? नहीं बेटा, ये नीचे ही होती है, इतनी होती है, इतनी होती है बॉटम पे, है ना, इतनी होती है। पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन में पढ़ाऊंगा, नहीं तेरा पढ़ा हुआ है तो घर जाके पढ़ना। टॉप पे क्या बोल रहा है, मिनिमम वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे √LG। हाँ तो ये टॉप पे थोड़ी, बॉटम पे निकाली ना तने। ये तने कहाँ निकाली, ये गोली और थैले की टॉप पे निकाली कि बॉटम पे? शुरुआत यहीं से होगी ना, यही बॉटम होगा, इससे ऊपर उठेगा। अब इससे ऊपर उठेगा कि नीचे जाएगा? तो ये बॉटम है कि टॉप है? हाँ, इसलिए √5 LG लिया, इसलिए √5 LG लिया। चलो कर लोगे भाई। एक अपने AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन, उसमें गोली क्या थैले थैले से आर पार हो गई, उसमें गोली थैले से टकराई और आर पार हो गई और थैला भी चल दिया। अपनी एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 12 है तुम्हारे पास? नहीं होगा मुझे पता, इधर आ जाओ। लो साहब इधर देखो, एक रस्सी है, इसका लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर। इससे साहब ये 2 किलो का ये लटकाया हुआ ब्लॉक थैला, एक गोली आ रही है साहब, गोली 10 ग्राम उसका मास है। गोली का मास दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम, और इस बुलेट का वेलोसिटी दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकेंड। ये 200 मीटर पर सेकेंड से बुलेट आता है साहब, 200 मीटर पर सेकेंड से बुलेट आता है। एक थैला लटका हुआ है जिसका मास है 2 किलो, दिख रहा है 2 किलो। अब होता क्या है, बोलता है ये गोली इससे टकराई और थैले का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपसे बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। आपसे बोल रहा है इस गोली की वेलोसिटी बताओ, टक्कर के बाद में ये गोली की वेलोसिटी बताओ। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो आप, लिख लो। बुलेट 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 स्ट्राइक ऑन बैग as shown in figure, strike on bag as shown in figure, as shown in figure after collision, after collision center of gravity, after collision center of gravity of bag vertically rise, vertically rise, vertical rise maximum 10 meter height, 10 meter height,
हाँ 10 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट, 10 सेंटीमीटर हाइट, 10 सेंटीमीटर हाइट. फाइंड आउट velocity of bullet, velocity of bullet just after collision, velocity of bullet just after collision, velocity of bullet just after collision. टक्कर के तुरंत बाद ये गोली की वेलोसिटी पूछ रहा है साहब कितनी होगी. ये 2 किलो का बैग है, 10 ग्राम की गोली है, ये आगे टकराती है, आर पार हो जाती है ना, और आपसे बोल रहा है कि जो थैला है उसका मैक्सिमम हाइट कितना आ जाता है साहब. मैक्सिमम हाइट आ जाता है 10 सेंटीमीटर. आपसे बोल रहा है गोली की वेलोसिटी बताओ. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये टक्कर हुई, टक्कर में लॉस हो या ना हो, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा. आप देख सकते हो जस्ट टक्कर के बाद में थैले की वेलोसिटी निकाल सकते. ये आपके पास पहला पार्टिकल कौन है, पहला बुलेट है, दूसरा ये थैला है. टक्कर के बाद में क्या होगा, ये देखो U1 200 है, U2 कितना है 0, इसका हो जाएगा V2, और जो गोली है इस गोली का कितना हो जाएगा साहब V1. ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट आपको दे रखी है साहब, ये मैक्सिमम हाइट दे रखी है. इस थैले की कितनी है, ये थैले की मैक्सिमम हाइट कितनी है साहब, ये हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर. अरे दे रखी है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो बताओ इस थैले की वेलोसिटी कितनी रही होगी टक्कर के बाद. √2gh मिला होगा. अरे थैला अगर h हाइट तक जा रहा है तो बॉटम पे वेलोसिटी √2gh होगा कि नहीं होगा. अबे होगा कि नहीं होगा, तो खत्म हो गया फिर तो क्वेश्चन. ये लो √2gh, g का वैल्यू 10 हो गया, h मैक्सिमम कितना 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, ये √2 हो गया सर, है ना. अब तो क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो. किस में लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन, थैली पर, गोले पर कि कॉम्बिनेशन पर. टक्कर के पहले दोनों का बराबर, टक्कर के बाद दोनों का. लो साहब पहले मोमेंटम लगाते हैं साहब, तो गोली का कितना, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है U1, ये मास ऑफ बैग ये U2. टक्कर के बाद क्या है साहब MB V1, ये कैपिटल M कितना है साहब V2. डाटा रखो, मास ऑफ बुलेट कितना है 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में रखो. U1 कितना दिया हुआ है साहब, U1 दिया हुआ है 200, है ना. ये कितना है साहब U2 0 है. ये 10 ग्राम 10 इंटू 10⁻³ V1, V1 निकालना है. ये 2 किलो इंटू V2, ये V2 कितना है साहब √2 आया, V2 √2 आया, है ना. अब ये V1 निकालना है, सॉल्व कर लो. ये कितना बनता है 2, ये कितना बन रहा है साहब 2, ये 400 कर लो, 400 कर लो, ये 400 है भाई, ये 400 से आ रहा है, 400 गोली जो आ रहा है वो 400 से आ रहा है, ये 400, ये आ गया 4 - 2√2 डिवाइड बाय कितना 10⁻10 इंटू 10⁻³ ये V1 सॉल्व करो. 4 - 2 इंटू 1.414, ये लगभग में कर लेते हैं 1.4 मान लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्स 120 आ जाएगा. 120 आ गया भाई. ये 1.414 को 1.4 मान लिया तो 2.8, 4 - 2.8 तो 1.2, है ना. ये 120 आ गया सर, ये 120 मीटर पर सेकंड. ये अपने AIMT में आया हुआ क्वेश्चन है ना. कोई सी भी टक्कर हो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा, टक्कर कोई भी हो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा. कहाँ जाएगी, हाँ तो वो भी साथ में मैंने कहाँ बोला धस गया, मैंने ऐसे कहाँ बोला कि धस गया, मैंने ऐसा नहीं बोला धस गया, आर पार हो गया. तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है, जिंदगी भर, जिंदगी भर. वो बुलेट वहां तक जाएगी, वहां तक लगेगा, उसका तो मोशन अंडर ग्रेविटी, बुलेट नीचे गिरेगी. जस्ट टक्कर के पहले और टक्कर के बाद, टक्कर के बाद उस समय जस्ट बाहर निकली है उससे, उसके बहुत दूर जाने के बाद तू लगा सकता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन. मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है, जिंदगी भर. गोली कल चलाई थी, कल टाइम नहीं था मेरे पास, आज मैं जा रहा हूं टाइम निकाल के आज लगा के आऊंगा. ऐसे थोड़ी होता है. मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है, जिस इंस्टेंट पे टक्कर हुई उसके जस्ट पहले, उसके जस्ट बाद, है ना. ऐसे थोड़ी होता है कि बोल जब समय मिलेगा तभी मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा. ठीक है, ये तो उसी समय लग जाता है, हम देख पाए या ना देख पाए, हम समय निकाल पाए या ना निकाल पाए, है ना. ये तो जिस साल आया था ना उस साल से लग रहा है. तो 120 से ही निकल रही है गोली हर साल, साल में मतलब
कम से कम 20 बार तो गोली निकालता हूँ ये वाली एक साल में। हाँ, और करीब 7-8 साल से निकल रही है गोली, इतने से ही निकल रही है। आंसर नहीं बदला, इस गोली की बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, आ रहा है सबका? तो चलो भाई, हेड ऑन कोलिजन पूरा हो गया, अब आ जाओ ऑब्लिक कोलिजन पे। अब आ जाओ ऑब्लिक कोलिजन। ये सारी प्रॉपर्टी अभी तक हमने डिस्कस करी हेड ऑन की, अब हम पढ़ेंगे ऑब्लिक कोलिजन। नेक्स्ट हेडिंग डालो साहब, ऑब्लिक कोलिजन। हाँ बोल, पूछ रहा है कुछ? बोल, क्या सिलेबस में नहीं है? ऑब्लिक कोलिजन सिलेबस में नहीं है? कहां देख के आया तू सिलेबस? कौन सी दुनिया में सिलेबस देखा तूने? अरे जितना पढ़ा रहे चुपचाप पढ़ता जा, तेरा तो काम नहीं है सिलेबस में क्या है क्या नहीं है ना? कुछ छूट जाए तो याद दिला दे, और ऐसा होगा नहीं मेरे लिए तो, है ना? मेरे को तो तू ये बोलेगा बस बहुत है, तू थक जा, तू थक जाएगा, मैं नहीं थकूंगा। सिलेबस सिलेबस की चिंता मेरे पे छोड़ दे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ईमानदारी से तरीके से करता जा। तू चुपचाप बैठा तू। हाँ, जो भी बोला बीच बीच में कमेंट्री नहीं, जितना कराया जा रहा है चुपचाप उसे करो, है ना? सब हो जाएगा, इससे इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, है ना? अब तुमने मेरे बारे में जानकारी या तो इकट्ठी नहीं करी, है ना? करी होती तो ऐसी बातें नहीं करते। चलो आओ, क्या चाह रहा हो? मैं आखिरी आखिरी लेक्चर में बताऊं। ऑब्लिक कोलिजन समझो। समय खराब नहीं, समय खराब नहीं, समय खराब नहीं, जल्दी आ जाओ। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब 1D या 2D? अरे 1D की 2D एक प्लेन में होगा। अब यहां पर देखो क्या होगा साहब, ये अपने रास्ते जा रहा है, ये अपने रास्ते जा रहा है, और इनके रास्ते रास्ते में मिल गई, और रास्ते नहीं मिले ये भी मिल गए, मतलब इनके पाथ कॉन्साइड करें, साथ में ये भी कॉन्साइड करें, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में टक्कर होगी साहब। इस टक्कर में दोनों के सेंटर सेंटर नहीं मिलते हैं, जैसे हेड ऑन में तो क्या था, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अक्रॉस चलते थे, वही लाइन ऑफ इंपैक्ट होता था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ऐसे कोनी मारता हुआ निकल लिया साहब। अब टक्कर के बाद ये अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, ठीक है? अब इसमें भी आपसे बोलेगा टक्कर के बाद बताइए साहब V1 कितना है, टक्कर के बाद बताइए V2 कितना है। तो भैया मैं इसमें कोई फॉर्मूले बना के नहीं दूंगा, इसमें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कोई फॉर्मूले नहीं बनाने। क्योंकि यहां पर क्या है, मैं आपको बताऊं, टक्कर के पहले इसका यहां पर एंगल कुछ हो सकता है, इसका एंगल कुछ हो सकता है, और इसका एंगल कुछ और हो सकता है, ये अल्फा बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, मतलब डिपेंड करता है कितने वेरिएबल हैं, उसके उसके हिसाब से कंडीशन हमें चाहिए, है ना? यहाँ पर पहले एक लाइन में चलता था तो एंगल का मामला था ही नहीं कुछ, अब ये अलग अलग डायरेक्शन में चलेगा तो इनके एंगल कुछ भी हो सकते हैं। तो भैया इसके लिए क्या होगा, जितने वेरिएबल होंगे ना उतने इक्वेशन बनाएंगे, और बनाएंगे नहीं सॉल्व भी करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं साहब, अपने यहाँ अपने एआईपीएमटी में आज तक जो क्वेश्चन आया ना, उसमें 2 से ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, और 2 खाली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से बन जाते, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो मैं बताऊं कहां कहां से इक्वेशन बनेगी। मुझे बताओ, टक्कर कैसी भी हो, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? ये मोमेंटम एक डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा कि दोनों में कंजर्व रहेगा? हाँ, मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहेगा। तो भैया 2 इक्वेशन बनेगी, एक एक्स डायरेक्शन से, एक वाई से। अगर इसको मैं एक्स वाई प्लेन में मान लूं तो 2 तो बनेगी मोमेंटम कंजर्वेशन से। तीसरी कहां से बनेगी? तीसरी बनेगी साहब न्यूटन लॉ ऑफ कॉल्यूजन। बताओ न्यूटन लॉ ऑफ कॉल्यूजन इस एग्जांपल में कहां लगाओगे, एक्स में कि वाई में? मैंने बताया था अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, और लाइन ऑफ इंपैक्ट कहां है, वाई में। तो एक इक्वेशन बनेगी वाई में, अगर जरूरत पड़ी तो। अगर 2 वेरिएबल हैं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से काम चल जाएगा। अगर तीसरा है तो न्यूटन लॉ ऑफ कॉल्यूजन से बना लेंगे। अच्छा 4 है, मान लिया एग्जामिनर की दुश्मनी है तुमसे कि बोले मैं तो 4 वेरिएबल दूंगा, है ना? फिर चौथी इक्वेशन कहां से बनाए? उसके लिए कोई और कंडीशन देगा वो कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन होगी, बोलेगा इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। समझ लो ना, मतलब जितने वेरिएबल उतनी कंडीशन, और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। चलो वो तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बताऊं मैं, जिसका क्वेश्चन यहां भी बनता है और जब रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं ना वहां भी बनता है, कि 2 पार्टिकल है दुनिया में कहीं चल रहे हैं, है ना? समुद्र में 2 पानी के जहाज चल रहे हैं, अब वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे?
मिलेंगे तो किस समय मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मिलने की कंडीशन है ना। होता है ना जैसे जोशी लोग कुंडली मिलाते हैं कि दो लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसे फिजिक्स की कुंडली है साहब ये, कि दो पार्टिकल चल रहे हैं, इनकी टक्कर होगी या नहीं होगी, ये कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये मिलने की कंडीशन बता रहा हूँ साहब। तो इसके लिए देखो यहां पर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्लेन करता हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि इस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर है साहब आपके पास R1, पहले वाले का पोजीशन वेक्टर R1, दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर R2। समझ रहे हैं भाई। अब मिलने की कंडीशन देख लो, अगर इनके इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन इनिशियल रिलेटिव पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में है तो ये मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में है तो मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, है ना। अब मुझे बताओ ये डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, ये इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी मैं बोलूंगा u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ u2 माइनस u1 होगा। बताओ ये यूनिट वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ। अरे रिलेटिव वेलोसिटी का इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये किसके बराबर होगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ये समझ रहे हो भाई। अगर ये दोनों मैच करता है तो ये मिलेंगे, वरना कभी नहीं मिलेंगे, ये मिलने की कंडीशन है। ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में आपको मिलेगा, काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज में रिलेटिव मोशन के साथ इसको प्रूफ किया जाता है। यहाँ अपने स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी काम आती है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और याद रखना बड़ा आसान है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इनिशियल पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में है तो ये मिलेंगे, वरना कभी नहीं मिलेंगे। ये मिलने की कंडीशन है। कि दो लोग बोलते हैं ना कि हम कभी ना कभी मिलेंगे, तो उनको उनकी उम्मीद जगाने का तरीका ये है कि भैया ये रिलेशन फॉलो कर रहे हैं तो मिलेंगे, और ये रिलेशन फॉलो नहीं कर रहे तो कभी नहीं मिलेंगे, है ना। ये कंडीशन लिख लो साहब, ये कंडीशन ऑफ ऑब्लिक कॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ ऑब्लिक कॉल्यूशन, ऑब्लिक कॉल्यूशन, ये ऑब्लिक कॉल्यूशन का कंडीशन लिख लो। अच्छा मिलने का टाइम भी बता देता हूं, है ना, ये टाइम भी बता देता हूं मिलने का। टाइम होगा साहब R2 माइनस R1 अपॉन U2 माइनस U1 का मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो भाई। ठोकेगा। तो भाई मिलने की कंडीशन आ गई है, अगर ये रिलेशन फॉलो करेंगे तो मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन वालों ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, और फाइनल सॉरी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन और इनिशियल पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन अगर इक्वल है तो मिलते हैं, वरना नहीं मिलते। ये मिलने की कंडीशन है भाई। और मिलने का टाइम तक बता दिया, इतने टाइम पे मिलेंगे। अब कहाँ मिलेंगे ये भी बता सकते हैं, ये काइनेमेटिक्स में बताऊंगा। तुम लोग जरूरत से ज्यादा है ना। चलो भाई, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये तो मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन बताया ऑब्लिक क्वेश्चन, बाकी सब निकालने के लिए कोई और फॉर्मूले नहीं है। जितनी इक्वेशन जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। कहां कहां से बना सकते हो, दो बना सकते हो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, एक बना सकते हो न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन से। ये तीन तो हमेशा बनेंगी, कोलिजन कैसा भी हो, ये तीन तो हमेशा बनेंगी। कोलिजन इलास्टिक हो इनलास्टिक हो, तीन तो हमेशा बनेंगी, है ना। आगे बोलता है कि साहब इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा लेंगे। चलो शुरू करते हैं काम। आओ साहब, मिटा दो इसको, शुरू करें क्वेश्चन। तू कहाँ खो गया था भाई, अब फोटो बना रहा है।
ये भी भाई खो जाता है। तुम्हारी बातें सुनकर इसको याद आया कि अच्छा नवरात्रि चल रहे हैं क्या। वो पढ़ने में इतना खो गया कि 20 बच्चों को भूल गया। हाँ प्रभु है। मिटा दूं प्रभु। चलो आओ साहब शुरू करें। पहला क्वेश्चन लिखो। ऑब्लिक कोलिजन पर फर्स्ट क्वेश्चन। कोई फॉर्मूले नहीं ऑब्लिक कोलिजन के लिए, सिंपल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन लिखो। पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m, particle of mass m moves with speed u, moves with speed u, perform oblique elastic collision, perform oblique elastic collision, perform oblique elastic collision, oblique elastic collision with another stationary same mass particle, with another stationary same mass particle, same mass particle, another stationary same mass particle. Find out angle between velocity of particle, angle between velocity of particle just after collision, just after collision, just after collision, टक्कर के जस्ट बाद में। ये बोल रहा है कि साहब टक्कर के तुरंत बाद दोनों के वेलोसिटी के बीच में एंगल बताइए साहब। थीटा बोल रहा है, वेलोसिटी नहीं बोल रहा। v1 v2 बोल रहा, थीटा बताओ। ठीक है, अब वैसे तो 3 वेरिएबल है, v1 v2 और थीटा। 3 कंडीशन चाहिए है ना, लेकिन अपन जुगाड़ करते हैं, जो निकालना उसी के बारे में सोचते हैं, बाकी के बारे में सोचते ही नहीं ना। तो अब इसमें इलास्टिक बोल दिया उसने, तो ये तय है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। इलास्टिक बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो एक कंडीशन तो मैं बनाता हूं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से। मैं बोलूंगा टक्कर के पहले कितना था, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0। टक्कर के बाद क्या होगा, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। ठीक है भाई, टक्कर समझ लो ना, एक बैठा हुआ है, दूसरा हुआ आया और कोन ही मार के निकल लिया, है ना। ये हेड ऑन नहीं है। अगर हेड ऑन होता तो कहानी तुम्हें पता है, पहला रुक गया होता, दूसरा दौड़ रहा होता, है ना। ये तो कोन ही मारता हुआ निकल लिया। बोलो दोनों की वेलोसिटी में एंगल बताओ सर। ठीक है, अब यहां से देखो, ये हाफ एम कैंसिल। एक कंडीशन बनता है यू स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। एक कंडीशन ये बनता है भाई। अब दूसरा कंडीशन में कहां से लाऊं, दूसरा लाऊंगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। देखो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहां पर अगर मैं ऐसे करता हूं ना एक्स और वाई, तो मैं उलझ जाऊंगा, एक नया वेरिएबल पैदा कर लूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं ना कि एक्स डायरेक्शन मान लो, इसको वाई मान लो, फिर कंपोनेंट करके निकालो, तो ऐसा मानना पड़ेगा कि एक का एक्स से अल्फा है तो दूसरे का थीटा माइनस अल्फा होगा। एक फिर यहां पर एक वेरिएबल और पैदा कर लिया मैंने। पहले v1 v2 और थीटा थे हमारे पास, एक नया और पैदा हो गया। जितने वेरिएबल पैदा करोगे ना, पालना भी तुम्हें पड़ेगा, कम पैदा करो, है ना। यार सीधी सी बात है यार, जितने वेरिएबल पैदा करोगे रिप्लेस भी तो हमें करना पड़ेगा ना। तो ऐसे जुगाड़ ढूंढो कि वेरिएबल कम से कम हो। तो मैं कंपोनेंट नहीं कर रहा हूं, मैं कंपोनेंट नहीं करता हूं, यहां पर कंपोनेंट नहीं कर रहा हूं, सीधे वेक्टर फॉर्म में लिख दो मोमेंटम कंजर्वेशन। अब वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा साहब, m इंटू यू वैक्टर बराबर m v1 वैक्टर प्लस m v2 वैक्टर। ऐसा लिख सकता हूं भाई, m कैंसिल हो गया। अब u वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो क्या होगा, ये होगा रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा v1 v2 के बीच में एंगल है। और यही तो निकालना है, और यही तो निकालना है। क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो स्क्वायर कर दो और यू स्क्वायर का वैल्यू रख दो। ये दोनों का स्क्वायर किया, यू स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। आप देख रहे हैं यू स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। आप देखो v1 स्क्वायर कैंसिल, v2 स्क्वायर कैंसिल, ये आ रहा है 2v1 कॉस थीटा, 2v1 v2 कॉस थीटा बराबर कितना, 0 आ रहा है साहब। अरे आ रहा है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर v1 0 हो सकता है क्या,
अरे ये टर्म जीरो किसके कारण है? क्या V1 की वजह से? क्या टक्कर के बाद V1 जीरो है क्या? क्या टक्कर के बाद V2 जीरो है क्या? तो ये जीरो किसकी वजह से हुआ? कॉस थीटा की वजह से। किसकी वजह से जीरो हुआ? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जीरो तो थीटा कितना आया? 90। इसका मतलब टक्कर के बाद में V1 और V2 एक दूसरे के क्या होंगे? V1 और V2 एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। मतलब इनकी डायरेक्शन में एंगल होगा 90 डिग्री। इनकी डायरेक्शन में एंगल मिलेगा 90 डिग्री। बात पकड़ में आ रही है सर? ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी भैया याद कर लो। ये जैसे मैंने हेड ऑफ में एक प्रॉपर्टी याद करवाई थी ना, M1 बराबर M2, वेलोसिटी एक्सचेंज, वैसे ऑब्लिक में बोल रहा हूँ M1 बराबर M2 है, U2 जीरो है, तो टक्कर के बाद में दोनों की डायरेक्शन में एंगल होगा 90 डिग्री। ये हमेशा नहीं होगा। कब होगा? जब मास बराबर हो और साथ में U2 बराबर जीरो और कोलिजन कैसी हो? है ऑब्लिक इलास्टिक। ऑब्लिक इनइलास्टिक में भी नहीं होगा, है ना? तो ये भैया यहाँ बॉक्स बना रहा हूँ, ये याद रखने वाली बात लिख रहा हूँ। ये बॉक्स बना रहे हैं साहब, अगर ऑब्लिक इलास्टिक है, अगर ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन है, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन, इसमें M1 बराबर M2 और U2 बराबर जीरो, तो टक्कर के बाद में क्या होगा? ये दोनों की डायरेक्शन में एंगल होगा 90 डिग्री। ये देखो U2 बराबर जीरो, तो ये एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, पहला और दूसरा। ये होगा MV1, ये होगा MV2। यहां से ये एंगल आएगा साहब अल्फा, ये एंगल आएगा बीटा। होगा भाई? अल्फा और बीटा का सम आएगा 90 डिग्री। अल्फा और बीटा का सम मिलेगा आपको 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों की डायरेक्शन में एंगल 90। अच्छा, एक चीज पे गौर करना, रुको रुको रुको, पूरी बात सुनो। याद तो कर लेते हैं बच्चे, ये याद कर लेते हैं कि दोनों के बीच में 90 है ना। एक पॉइंट और सुन लो, इनको ऐसे चलना पड़ेगा कि मोमेंटम कंजर्व रहे। इनको ऐसे चलना पड़ेगा कि मोमेंटम कंजर्व रहे। तो एक इनिशियल डायरेक्शन के लेफ्ट में, एक इनिशियल के राइट में। फोटो देखो ढंग से, एक इनिशियल के लेफ्ट में बनाया मैंने, एक राइट में बनाया। अब मैं दोनों को लेफ्ट में बनाता हूं तो मोमेंटम कंजर्वेशन फेल है। मैं दोनों को राइट में बनाता हूं तो भी मोमेंटम कंजर्वेशन फेल है। क्यों है? इसको समझ लो। पहले मोमेंटम क्या था? एक्स में था ना, वाई में तो नहीं था। तो वाई में नहीं होना चाहिए बाद में भी। तो एक एक का कंपोनेंट ऊपर जाएगा और एक का कंपोनेंट नीचे आएगा, तभी तो कैंसिल करेगा ना। अगर मैं दोनों को ही लेफ्ट में चलाता, M1 M2 दोनों को ही लेफ्ट में चलाता, तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर ही आते। क्या वाई में कैंसिल हो पाता क्या? है ना? तो ध्यान रखना, मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करने के लिए एक को इनिशियल के लेफ्ट में चलना है, तो एक को इनिशियल के राइट। ये मेरी बात पकड़ में आ रही है? कई बार न्यूमेरिकल ना पूछ के थियोरेटिकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 4 फोटो बने हुए आते हैं ऑप्शन में, बोलते हैं कौन सा फोटो सही है ना? टक्कर में टक्कर दे देंगे आपको, बोलेंगे कौन सा फोटो सही है। तो फोटो में यही देखना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम है, वो फोटो सही होगा, है ना? कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4 फोटो बना के दे देगा, बोले कौन सा फोटो सही है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जिसमें फॉलो हो रहा होगा वो फोटो सही है। मेरी बात पकड़ में आ गई सर? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बना लो, इसको याद करना है साहब। मास बराबर ऑब्लिक इलास्टिक, U2 बराबर जीरो, तो टक्कर के बाद में क्या होगा? दोनों की डायरेक्शन में एंगल होगा 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं भाई? एक इनिशियल के लेफ्ट में, एक इनिशियल के राइट में। ठीक है, ये अल्फा और बीटा का सम मिलेगा 90 डिग्री। ये बना लो प्रॉपर्टी। बना लिया बॉक्स? ये बॉक्स बना लो, याद कर लो, है ना? ये प्रूफ कोई नहीं मांग रहा तुमसे, और ये काम आएगी प्रॉपर्टी। अभी क्वेश्चन करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या काम आ रही है, और नहीं याद रखते हैं तो कितना नुकसान है। समझ पा रहे हो भाई? ये मैंने क्या किया, कोने में दिखा तुम्हें? अभी कोने में कुछ, अभी उधर कुछ लिखा मैंने, दिख रहा है सबको? क्या किया, क्यों किया, समझ रहे हो ना? है ना? ये बॉक्स बना के मैं कुछ करता हूँ ना, तो ये मतलब काम आने वाली चीज है। हाँ, नहीं काम आता है वो बॉक्स क्वेश्चन में अपनी हेल्प कर देता है। चलो आओ, एक और देता हूँ, एक क्वेश्चन लो। लिखो, पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m, particle of mass m moves with speed u, moves with speed u and perform
perform oblique elastic collision, oblique elastic collision, oblique elastic collision with stationary same mass particle, with stationary same mass particle, with stationary same mass particle, stationary same mass particle after collision, after collision, after collision, first particle, after collision, first particle, first particle moves, first particle moves at an angle 30 degree, at an angle 30 degree from initial direction, from initial direction, at an angle 30 degree from initial direction. Find out velocity of both particles, velocity of both particles after collision, velocity of both particles after collision. टक्कर के बाद दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ साहब। ये बोल रहा है कि आया कोनी मारते हुए निकल लिया, है ना, बोल रहे ऑब्लिक इलास्टिक, ऑब्लिक इलास्टिक बोला ना मैंने, अरे मैंने ऑब्लिक इलास्टिक बोला, मैंने बोला ना ऑब्लिक इलास्टिक, इलास्टिक बोला कि नहीं, ऑब्लिक इलास्टिक बोला, बोला मैंने ऑब्लिक इलास्टिक, अरे मैंने बोला, है ना। अब आओ साहब क्वेश्चन पे आओ। देखो V1 V2 दो वेरिएबल तो दिख ही रहे हैं। अगर तुम्हें ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी याद नहीं है तो भैया एक एंगल और वेरिएबल हो जाएगा, एक एंगल और वेरिएबल हो जाएगा, तुम्हारी मुसीबत बढ़ जाएगी। भाई सोच के देखो, ये तो डायग्राम तो तुमने बना लिया कि एक इनिशियल के लेफ्ट में जाएगा, एक इनिशियल के राइट में जाएगा, ये तो तय है। मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करना है तो एक इनिशियल के लेफ्ट में, एक इनिशियल के राइट में, ये तय है। अब अगर यहाँ पर देखें तो V1 V2 दो वेरिएबल तो दिख ही रहे। ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी अगर तुम्हें याद नहीं है तो एक नया वेरिएबल आ गया बीटा, तीन इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, और बनानी नहीं पड़ेंगी, सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो भैया ये स्टैंडर्ड कंडीशन याद है ना, तो तुम्हें पता है इस बीटा का वैल्यू कितना होगा। हाँ, ये बीटा का वैल्यू 60 होगा। अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो भैया अब दो ही वेरिएबल बचे, अब दो इक्वेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से बना लो, क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। ये लो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। अब एक एक्स और एक वाई लो साहब, यहां पर पहले वाई में लगाता हूं, पहले कंपोनेंट तो करो इसके, ये टक्कर के बाद कंपोनेंट करता हूं तो ये कितना होगा mv1 cos 30, और ये कितना होगा, ये होगा mv1 sin 30। ये इसका कंपोनेंट करूंगा तो कितना होगा mv2 cos 60, ये कितना होगा, ये होगा mv2 sin 60। अबे होगा भाई। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं अपन एक्स में और वाई में, वाई डायरेक्शन में लगाओ, पहले पहले वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। क्या बोलेंगे साहब, ये mu प्लस 0 बराबर क्या बनेगा साहब, वाई डायरेक्ट, सॉरी वाई में लगा रहे हैं पहले, तो एक ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, अरे होगा भाई mv1 sin 30 माइनस mv2 sin 60। ये तुम भी नीचे भाग जाते हो, वो भी ऊपर वाला नीचे आते हैं। बैठो जल्दी बैठो, उधर उधर जाके बैठ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर बैठ, उधर। ओ भाई उधर, तो मजाक चल रहा है क्या यार, तो मजाक चल रहा है क्या। मैं कल से उनको मना करवा दूंगा, अपने अपने बैच में अटेंड करोगे क्लास, ध्यान रखना। मतलब कुछ भी, उधर बैठो, बैठना है तो बाहर खड़े रहो। ठीक है, ये निकालो इधर, ये V1 V2 निकालो, एक्स डायरेक्शन में निकालो, हो गया आंसर, क्वेश्चन खत्म। चलो हो गया, हो गया, कर लेना अपने आप। V1 V2 दो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, हो गया क्वेश्चन। मिलते हैं कल, परसों मिलते हैं।